आज सुबह से ही घर में खूब चहल पहल हो रही थी। सब बच्चों ने मिलकर खूब धमाचौकड़ी मचा रही थी। कोई इसके पीछे तो कोई उसके पीछे भाग रहा था। बहू और बेटियों ने मिलकर किचन संभाला हुआ था। बहू दिव्या और चारों बेटियां नीतू, मोना, विधि और दिशा सभी जल्दी जल्दी काम निपटने की कोशिश में घर के इस तरफ से उस तरफ चक्कर लगा रही थी। बेटा विवान बेटा विवान बाहर आंगन में फ़ोन पर व्यस्त था। उसके दोनों बच्चे आंचल आंचल तथा मोहक एक दूसरे के पीछे रंग लिए दौड़ रहे थे। इधर बड़ी बेटी नीतू की बेटी नैना गुब्बारों में पानी भर रही थी, जिसके साथ उसकी मौसी नीतू की बेटी रूही और बेटा अंश दे रहे थे। सबसे छोटी बेटी दिशा का बेटा चपौकड़ी के चक्कर में किचन के पास ही घूम रहा था। विधि का बेटा विधि का बेटा वर्णित अपने मामा से चिपका हुआ था, तो दूसरा 4 साल का बेटा वेद लट्टू घुमाने में मगन था। जबकि घनश्याम जी बड़े प्यार से अपने नाती पोतों को निहार रहे थे। तभी दिशा का बेटा देव हाथों में रंग लिए अपने नाना जी के पास आया और उनको रंग लगाने की कोशिश करने लगा। अब घनश्याम जी को रंग लगाना भी न भाता था। आखिरी बार अपनी धर्मपत्नी रजनी के साथ होली खेली थी। अब रजनी के चले जाने के बाद उनका होली के रंग में सरोवर होने का कोई इरादा नहीं था और ना ही भांग की पकौड़ी खाने का। इधर देव को रंगों के साथ घनश्याम जी को रंग लगाते देख बाकी बच्चों का चंचल मन भी मचल उठा और वो सब भी आपकी पिचकारी और पानी भरे गुब्बारे लेकर उनकी और दौड़ पड़े। अब बेचारे घनश्याम जी अपने हाथों से उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, परंतु वर्णित ने पिचकारी की नाल नाना जी की तरफ कर ली। इधर जैसे ही उसने पिचकारी चलाना चाही, नाना जी ने अपने हाथों को मुंह पर रखते हुए एक तरफ पीछे हटने की कोशिश की और वो सीधा धड़ाम से नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही घनश्याम जी की आंख खुल गई। साथ में रहने वाले विकास जी भी दौड़े आई और पूछा, घनश्याम जी ज़्यादा चोट तो नहीं आई? सभी वृद्ध जनों ने मिलकर उनको उठाया। सबने चोट को पूछा, तसल्ली दी और ध्यान रखने को कहा। थोड़ी देर बाद सब चले गए, परंतु विकास जी वहीं बैठे रहे। सबके जाने के बाद विकास जी पूछने लगे, भाई अगर ज़्यादा चोट लगाई हो तो दवाई मंगा लेते हैं। परंतु घनश्याम जी ने मना कर लिया। असल चोट तो दिल पर लगी थी उनकी। दिल पर लगी चोट का भी भला इलाज संभव हो पाया है किसी का? विकास जी कुछ देर और बैठे रहे और वो भी फिर चले गए। घनश्याम जी तो मानो उनके जाने का इंतजार ही कर रहे थे। उनके बार बार तबीयत पूछने या दिलासा देने से उनकी सोच में विघ्न पड़ रहा था। अब वो आराम से बिस्तर पर लेट गए और अपने सपने के बारे में सोचने लगे। सपना यह आज कैसे सपना मुझे आया, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो केवल सपना ही संभव हो सकता है। हकीकत में तो कहाँ ऐसी होली संभव है। वो तो बड़े खुश नसीब माता पिता होते होंगे जिनकी सब संतान मिलकर किसी त्योहार का आनंद ले। ये सब सोचकर फिर से अपनी पत्नी रजनी को याद करते करते वो अपने अतीत के सागर में गोते लगाते हुए डूबने लगे। अभी जैसे कल ही की बात हो, जब रजनी उनके साथ थी। 5 बच्चों से भरा पूरा परिवार जिसमें एक बेटा, 4 बेटियां थीं। बेटियां इतनी बड़े घर में तितलियों की तरह नचती फिरती और अपने साथ भाई को भी मिला लेती। पूरा घर हंसता मुस्कुराता नजर आता था। बेटों बेटियां सभी को पढ़ा लिखाया, कामयाब बनाया। पैसों की रेल पेल की कमी न थी। 10 एकड़ जमीन थी, जिसकी अपने काम पर रखे हुए लड़कों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। समय से खाद पानी बुआई काटते सब वही करते थे। घनश्याम जी देखने के लिए जाते रहते थे बीच बीच में, और फिर जब फसल का उठाने का समय होता, खरीदार आते, तब कई दिनों तक घनश्याम जी का पूरा दिन खेतों पर ही न गुजरता था। तो उन्हें खाने की भी सुध न रहती। बेटा विमान को पढ़ाई और कोचिंग से
जब भी समय मिलता वह खाना ले आता। जिस भी समय ले आता वही खाना अपनी भूख शांत कर लेते और खाना खाकर फिर से अपने काम में लग जाते। समय बीता, बेटियां जवान हुई। बेटा भी जवान में अपने बाप पर गया था। गांव भर में उस जैसे जवान कोई नहीं था। लंबा कद, चौड़ा सीना, काले बाल, साथ में गोरा रंग, बिल्कुल बाप पर गया था। भौं के ऊपर का काला तिल उसे अपनी माँ से मिलाता था। चारों बेटियां भी एक से बढ़कर एक सुंदर थी। जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। दोनों माता पिता के सुंदर सुशील होने के सभी गुण उनके संतान में मौजूद थे। बारी बारी के चारों बेटियों का विवाह हो गया। रजनी तो जैसे चारों बेटियों के जाने के बाद बुद्ध सी बनकर रह गई थी। कभी कोई बेटी आती तो कभी कोई बेटी आती थी। बहुत कम ऐसा होता था चारों बेटियां एक साथ मायके आती थी। आज नीतू का फोन आया था। कल अपने पति और बच्चों के साथ आ रही हो। रजनी जी अपने पति घनश्याम जी को भोजन परोसते हुए उन्होंने कहा। तो घनश्याम जी भी सुनकर गदगद हो उठे। भाग्यवान, बड़ी अच्छी खबर सुनाई है तुमने तो। लाओ इस बात पर कुछ मीठा हो जाए। हाँ जी, मुझे मालूम था आप ये खबर सुनकर मीठा जरूर मांगोगे, इसलिए मैंने पहले ही खीर बना ली थी। रुकिए, लाती हूँ। रजनी जी जल्दी से रसोई घर में जाकर खीर ले आई और अपने पति को परोस दी। वाह वाह रजनी, आज भी तुम्हारे हाथों में वही जादू है जो जो पहले 30 साल पहले हुआ करती थी। घनश्याम जी खीर खाते रहे और अपनी पत्नी के गुणगान करते रहे। तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या? जी बस अभी खा लूँगी। आज बेटी के आने की खबर सुनकर पेट भर गया था। बस थोड़ी देर में खा लूँगी। ठीक है, खा लेना। मैं अब थोड़ी देर सस्ता कर फिर खेत जाता हूँ। घनश्याम जी कहकर लेट गए। रजनी जी ने बर्तन समेटे और किचन चली गई। थोड़ा सा काम किया, फिर खाना खाया और फिर से लेट गई। कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। घनश्याम जी थोड़ी देर बाद उठे। पत्नी को सोता देख आराम से उठकर खेत चले गए। थोड़ी देर में विवन कॉलेज और कोचिंग से लौट आया। उसने माँ को जगाया, हाथ मुंह धोया और खाना खाकर फिर से सो गया। फिर थोड़ी देर बाद उठकर पढ़ने बैठ गया। रजनी जी ने नीतू के आने की खबर विमान को भी दे दी तो वो भी खुश हो गया और फिर पढ़ाई में मशगूल हो गया। रात हो चली। घनश्याम जी भी घर लौट आए। खाना वाना खाया और सब सो गए। अगली सुबह नीतू अपने पति और बच्चों के साथ घर आई। विमान का कॉलेज सुबह जल्दी था। वो बहन के आने से पहले ही कॉलेज के लिए निकल पड़ा। दोनों माता पिता ने अपनी बेटी और जमाई की खूब आवभगत की। घर में बेटी, जमाई और बच्चों को आते ही जैसे दीवारों से भी रौनक फूटने लगी थी। चारों ओर उजाला ही उजाला फैल उठा था। लेकिन ये रौनक के ये उजाला चंद लम्हे के लिए था। ये तब तक ही रहा बस जब तक नीतू ने अपने विदेश जाने वाली खबर अपने माता पिता को नहीं सुनाई थी। जैसे बेटी और जमाई ने अपने विदेश जाने वाली खबर अपने माता पिता को सुनाई, घर में तुरंत सन्नाटा पसर गया। मम्मी पापा, हम आपको यही बताने के लिए आए हैं कि हम परसों विदेश के लिए निकल रहे हैं। वहाँ नौकरी का अच्छा ऑफ़र मिला है, अच्छी ऑफ़र प्राप्त हुआ है, तो बस वही जाने का सोचा है हमने। फ़ोन पर बता सकते थे हम लोग आपको ये बात, लेकिन सोचा इस बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा, परंतु विमान से अब भी मिलना नहीं हुआ। ये बात सब सुनकर दोनों माता पिता की आंखों में चमक भी थी और साथ साथ उदासी भी थी। लेकिन बेटा, विमान तो शाम में आ जाएगा, रजनी जी ने मन मसोसते हुए कहा। तो नीतू बोली, नहीं मम्मी, हम शाम तक कहाँ रुक सकते हैं, बहुत काम है जो निपटना है। बेटा, काम तो होते रहेंगे, परंतु अपने भाई से तो मिलकर जाना। घनश्याम जी ने भी उदास भरे लहज में कहा। तो बेटियां और जमाई एक साथ बोले, नहीं नहीं पापा जी,
शायद 3 महीने बाद हमारा चक्कर लगे, तब मिले लेंगे विवान से। और विवान को तो आप लोगों ने बताया ही होगा ना। वो कर लेता जा आज की छुट्टी। बेटा, उसके इम्तिहान पर सर पर है, इसलिए जाना पड़ा। कोई बात नहीं पापा, फिर मिल लेंगे। आप लोग अब आप लोग हमें जाने की इजाज़त दीजिए। और इतना कहकर बेटी और जमाई बच्चों को लेकर चले गए। दोनों माता पिता कर भी क्या कर सकते थे। अब बेटी पराई हो चुकी थी। वो अपने पति के मुताबिक चले, दोनों खुश रहे, बस यही माता पिता चाहते थे। विमान शाम में आया। उसने देखा दीदी और जीजाजी आए और उसे बिना मिले ही चले गए, परंतु वह इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था। उसने प्रतिदिन की तरह खाना खाया और पढ़ने बैठ गया। दिन ऐसे गुजरते गए। विवान की इम्तिहान होकर खत्म हुई तो नौकरी की तैयारी में लग गया। वो अच्छे नंबरों से पास था तो जल्दी ही अच्छी कंपनी में नौकरी भी उसको लग गई। रजनी जी और घनश्याम जी अब अकेलापन महसूस करने लगे थे। एक बेटी के बाद अभी दूसरी बेटी ने भी ये खबर सुना दी कि दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हो। बेटे का सहारा था, किंतु वह भी रात में ही घर आता था। तो अब दोनों माता पिता और बेसुध से हो गए। परंतु घनश्याम जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा यही चाहते थे कि उनकी पत्नी हमेशा खुश रहे। खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई कमी न हो। कमी न होने के कारण रजनी जी को अंदर ही अंदर अपनी संतान को बिछड़ने का दुख खाए जा रहा था। बस अब एक आस और बाकी थी कि विमान का विवाह अपने हाथों से करूं, बहू के साथ रहूं और पोते पोतियों का सुख भोगूं। किंतु इसी दौरान ये खबर सुनने को मिल गई कि विमान ने शादी कर ली। अपनी कंपनी में साथ काम करने वाली लड़की ईशा से विमान ने कोर्ट मैरिज कर ईशा को वो घर ले आया। इस बात ने दोनों माता पिता को और तोड़ डाला। दोनों ने विवान के विवाह को लेकर बहुत सपने संजोए हुए थे, किंतु विवान ने सारे सपनों पर पानी फेर डाला। इस बात को भी दोनों माता पिता ने सीने में दफन कर लिया। उन्होंने विमान और ईशा को कुछ नहीं कहा। रजनी जी भी अब यही चाहती थी कि अपनी बहू के साथ बहुत अच्छे से रहूं। उन्होंने ईशा को बहुत प्यार दिया, किंतु ईशा आज़ाद ख्याल की लड़की थी। उसे इन सब में घुटन महसूस होती थी। वह अपने सास ससुर को पसंद ही नहीं करती थी। उसने विमान से कहना शुरू कर दिया था कि हम अलग घर में रहेंगे। विमान भी उसकी हर एक बात सर आंखों पर रखता था। एक दिन विमान ने बोल ही दिया कि मुझे मद्रास की कंपनी से अच्छा ऑफर मिला है, हम वही चले जाएंगे। ये खबर सुनकर तो दोनों माता पिता पर जैसे बिजलियाँ टूट पड़ी। दोनों माता पिता ने खूब समझाया उसको, बेटा इतना बड़ा घर है, जमीन है हमारी यहाँ, तुम्हारी तो है सब कुछ, तुम यही रहो, इसी घर में रहो, दूसरे शहर में जाकर मत बसो। बेटा तुम ही तो हमारा एकमात्र सहारा हो। तुम्हारी बहनें तो सब अपने अपने घर चली गई, तुम तो हमारे साथ रहो। दोनों माता पिता समझाते रहे, किंतु विमान पर तो ईशा का रंग सवार था। वो महाका मानने वाला था ये सब, और अपनी पत्नी को लेकर मद्रास चला गया। दोनों माता पिता उसके जाने से बहुत टूट चुके थे और बेटे के जाने का गम रजनी जी ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनकी तबीयत दिन बर दिन बिगड़ती चली गई और एक दिन रजनी जी घनश्याम को अलविदा कहकर दुनिया से रुखसत हो गई। माँ के मरने की खबर सब बच्चों को दे दी गई। उनकी बेटी नीतू तो विदेश से आ न सकी। बाकी बच्चे एक दिन के लिए आकर अपने पिता को अकेला छोड़ सब अपने अपने ठिकाने जा पहुँचे। घनश्याम जी को अब एक घर खाने को दौड़ रहा था। घर के हर एक कोने से बच्चों की किलकारियाँ और उनके पीछे भागती दौड़ती उनकी पत्नी रजनी नजर आ रही थी। वो घर के कोने कोने को देखकर बौखला उठते थे। उनका मन करता जैसे अपना सर दीवारों में देकर मारूं। उनका ख्याल उनके यहाँ काम पर करने रहने वाले लड़के रखा करते थे, परंतु वो किसी तरह करार न पाते थे। कई दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन उन्होंने मन में एक दृढ़ निश्चय लिया। उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले लड़के को बुलाया, उनसे ज़मीन की देखभाल करने को कहा और खुद अपने घर में ताला डाल वृद्धाश्रम रहने के लिए चले गए। वो दिन और आज का दिन
उन्हें रहते रहते यहाँ कई महीने गुजर चुके हैं। आज भी होली का सपना दिखा और वो गिर पड़े। फिर से अतीत के सागर में वो डूब गए। तब जाकर वे अपने अतीत के सागर से बाहर आए। जब उनकी तीसरे नंबर की बेटी उनसे मिलने आई और जिद कर रही थी, अपने साथ अपने घर ले गई। वहाँ से चौथे नंबर की बेटी आई और वो अपने घर ले गई। परंतु घनश्याम जी का कहीं मन नहीं लगा। वो वापस वृद्धाश्रम जा पहुँचे, जहाँ उनका मन लगने लगा था। सब वृद्धजनों के साथ उनका समय कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। एक दिन उनका बेटा और बहू वृद्धाश्रम आ पहुँचे और घनश्याम जी से मिले। घनश्याम जी की आंखों में चमक सी आई, किंतु वह चमक भी ज़्यादा वक्त के लिए नहीं थी। पापा, हम लोग घर गए थे, वहाँ देखा तो ताला लगा हुआ था। खेत पर गए तो लड़कों से पूछा, तब जाकर पता चला कि आप यहाँ हैं। पापा, आपने इतने बड़े घर में ताला क्यों डाला है? उसे बेच भी तो सकते थे। चलो कोई बात नहीं, अभी बेच दीजिए और ज़मीन भी बेचकर मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। मद्रास में मैंने फ्लैट देखा है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। हाँ पापा जी, आप इस काम को जल्दी से जल्दी कर दीजिए, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ईशा ने भी अपने पति की बातों में बातें मिलाते हुए कहा। तो घनश्याम जी की बेटा बहू खुद को देखकर जो आंखें खुशी से चमक रही थी, वो आंखों में अभी गुस्से से देखने लगी थी। और उन्होंने वहाँ सभी वृद्धजनों को जमा कर लिया और कहने लगे, क्यों भाई लोग, अब अभी लोग इस बात का फैसला कर दीजिए कि जब बेटा बहू दोनों वृद्ध माता पिता को छोड़कर चले गए और इसी गम में उनकी माँ ने दम तोड़ दिया और सालों साल तक माता पिता की कोई खबर नहीं ली उन्होंने, और एक दिन अचानक आकर वो जायदाद में हिस्सा मांगे तो क्या करना चाहिए। वहाँ मौजूद सभी वृद्धजन कहने लगे कि ऐसे बेटे बहू को तो बेदखल कर देना चाहिए, एक फूटी कौड़ी के हकदार नहीं है वो। ऐसे बच्चे जो बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा ना बन सके। फिर तो सभी वृद्धजनों ने घनश्याम जी के बोलने का नंबर भी आने नहीं दिया। विमान आ रही ईशा को खूब रुखोड़ी खोटी सुनाई उन लोगों ने। दोनों का सर शर्म से झुक गया था और अपने पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। घनश्याम जी ने पिता होने के नाते उन्हें माफ़ तो कर दिया, किंतु साफ साफ यही कह दिया कि सारी जायदाद मेरी खुद की मेहनत की है। मैंने पढ़ा लिखा कर तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम भी इतनी जायदाद कमा कर सकते हो। मेरी पत्नी तुम्हारे गम में चली बसी और एक पति होने के नाते उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, और ना ही मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और ना ही एक फूटी कौड़ी दूंगा। ये सुनकर विमान और ईशा मन में जायदाद का आरमा लिए बोझल कदमों से वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए। उसके अगले दिन घनश्याम जी ने घर जाकर सारे पेपर्स वर्क पूरे कराए और उनके यहाँ काम वाले लड़कों को उनके काम का हक देकर अपना घर जमीन जो भी उनके पास था उन्होंने सरकार के नाम कर दिया। सारे पेपर्स राज्यपाल को सौंप दिए और इस जायदाद से स्कूल, कॉलेज या अस्पताल बनाने की मांग की। और सभी माता पिता को यह संदेश दिया कि औलाद बुढ़ापे में साथ छोड़ दे तो उनके गम में माता या पिता चल बसे तो उनके लिए बस यही सज़ा काफ़ी है कि उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दीजिए। जायदाद को ऐसी जगह लगा देना चाहिए जहाँ इस जायदाद को सही काम में लाया जा सके, जिससे मरने के बाद माता पिता की आत्मा को शांति मिल सके। आखिर माता पिता की गलती क्या है जो बच्चे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? यही ना कि माता पिता ने अपने बच्चों का जीवन बनाने के लिए अपना जीवन उनके ऊपर निछावर कर दिया। अपनी ख्वाहिशों, अपने अरमानों, अपने सपनों का गला घोंटकर बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अत्यधिक प्यार करना ही शायद उनका असली जुर्म है। बच्चे जितने स्वार्थी हो गए हैं, अगर माँ बाप भी हो जाते तो आज जो अच्छा जीवन उनको मिला है वो कभी नहीं मिल पाता। आजकल हमारे समाज में माता पिता को अकेले छोड़ देना अथवा वृद्धाश्रम में छोड़ देने का घटना आम बात हो गई है। बच्चे माता पिता को बोझ समझने लगे हैं। ये एक भयावह स्थिति है जो कि आगे चलकर और भी भयानक रूप ले सकती है। इस विषय पर हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। दोस्तों, कृपा करके अपने वृद्ध माता पिता को अकेले अथवा वृद्धाश्रम में मत छोड़िए। अगर आप ऐसा नीच कर्म अपने माता पिता के साथ करेंगे तो एक दिन आप पर भी यह स्थिति जरूर आएगी।
क्योंकि हमें कर्मों का फल इसी संसार में भुगतना पड़ता है। नियति का भी यही नियम है, जो हम बोते हैं वो हमको काटना पड़ता है। समय रहते अपनी गलती को सुधार लीजिए, नहीं तो समय निकल जाने के बाद पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता और ये पछतावे की अग्नि आपको अंदर तक जलाकर रख देगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।